सुकून के आज के एपिसोड में मैं विनय कुमार शर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कोविड-19 ने जहाँ सोसाइटी में लोगों की सेहत और साइकोलॉजिकल कंडीशन पर बहुत बुरा असर डाला, वहीं सोसाइटी में इसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट और इसके द्वारा जो हमारी मईशत और एम्प्लॉयमेंट पर इसके असरात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर इर्तिफ लोन साहब, जो हेड हैं जेके ईडीआई में सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड बिजनेस मॉडलिंग के। तो आज के एपिसोड में हम इनसे बात करेंगे और हम जानना चाहेंगे कि कोविड की सिचुएशन के दौरान एम्प्लॉयमेंट पर क्या असर पड़े और जेके ईडीआई किस तरीके से इसको काउंटर कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। तो लोन साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि ओवरऑल इस पेंडेमिक ने किस तरीके से हमारी मईशत, हमारी इकॉनमी और हमारी एम्प्लॉयमेंट जो सोसाइटी में है उसको कैसे मुतासिर किया, इसने कैसे असरात डाले? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। जहाँ तक इकॉनमी का सवाल है, इकॉनमी तो सिर्फ JNK या इंडिया से रिलेटेड नहीं है। पूरी दुनिया में जो इकॉनमी है वो बहुत नीचे आ गई है जस्ट बिकॉज ऑफ द पैंडमिक। इंडिया में भी आपने देखा जो लास्ट क्वार्टर का हमारा आया, देयर इज़ अ -23 पॉइंट GDP जो हमारा स्कोर हुआ है। इस लिहाज से देयर इज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट जो इस पैंडमिक का हमारे मईशत पे पड़ा हुआ है। पर ये भी एक जानने की बात है कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसा भी कहते हैं कि एवरी 10 years देयर इज़ अ डिप इन द इकॉनमी। तो मुझे लगता है कि ये उसका भी एक हिस्सा है, क्योंकि हम उस तरफ जा ही रहे थे कि जहाँ पे एक डिप आ जाए और फिर अगेन वी रिवाइव और आगे एक बार फिर हम अपनी इकॉनमी को ऊपर ले जाएं। पर इसके जो असरात हैं, इकॉनमी के असरात इंडिविजुअल्स पे भी पड़ते हैं, उसके एम्प्लॉयमेंट पे भी पड़ते हैं, या एंटरप्रेन्योर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों पे भी पड़ते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती है जहाँ तक का इकॉनमी का सवाल है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो हम पता चलेगा कि दो हिस्से हैं इसके। एक तो फॉर्मल इकॉनमी है, एक इनफॉर्मल इकॉनमी है, या एक तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है या एक इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम इकट्ठे देखें तो ये हमें पता चलता है कि जो इनफॉर्मल इकॉनमी या इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है हमारी, उसमें बहुत असरात पड़े हुए हैं। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक आप बात करें, उन स्किल्ड मज़दूरों की बात करें, लेबरर्स हैं। अगर आप देखें हमारी जो JNK है, कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स कहते हैं कि 5 लाख से ज़ायद हमारे जो स्किल्ड मैन फोर्स है वो बाहर से आता है। जैसे ही पैंडमिक शुरू हुआ तो पीपल स्टार्टेड टू लीव आउट। सरकार को गाड़ियाँ करनी पड़ी, एयरप्लेन्स के थ्रू ट्रेन्स ख़ास चलानी पड़ी ताकि इन लोगों को घर पहुँचाया जा सकता है। ये सिर्फ JNK की बात नहीं है, अक्रॉस द नेशन ऐसे ही हालात थे। तो इन लोगों का काम छूट गया सबसे पहली बात। तो वो सबसे बहुत बड़ा असर है जो इस पैंडमिक का इकॉनमी पे पड़ा है। जब इस छोटी लेवल पे शुरू हुआ, ये आकर उन कंपनीज़ पे भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, उन कंपनीज़ पे भी उसके असरात पड़े, जिनकी वजह से आप देख रहे हैं कई, अगर आप आज के दिन में TV या न्यूज़पेपर उठा के देखें, आप देखेंगे बड़ी से बड़ी कंपनी ले ऑफ कर रही हैं। कहीं एक जो स्टार्टअप शुरू हुआ था, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का, स्टार्टअप शुरू हुआ था जिनकी एम्प्लॉयमेंट आज 10,000 के आसपास पहुंच गई थी, दे हैव बीन स्लैश डाउन। उनकी 30%, किसी 35% उन्होंने अपने ले ऑफ किया हुआ है लोगों को। और वहीं जो तनख्वाहें थी लोगों की, उसमें भी कटौती हुई है। जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे थे उसमें भी। सो उस वजह से दे आर नॉट एबल टू स्पेंड। जो खर्चा कर रहे थे, मॉल्स में जाते थे, मूवीज़ देखते थे, कपड़े ख़रीदते थे, सो उन चीज़ों पे बड़ी लगाम लगी है। और उस चीज़ से जो पैसा रिवॉल्व नहीं हो रहा है, तो इकॉनमी, एम्प्लॉयमेंट दोनों पे इस पे असरात हुए। जी, जैसा कि आपने कहा कि JNK में जैसे लेबर जो सेक्टर है तो वो मोस्टली माइग्रेंट लेबरर्स पर, जो बाहर से लेबरर्स आते हैं तो उन पर ही डिपेंडेंट था। JNK की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो JNK में जो एम्प्लॉयमेंट थी, यहाँ के जो लोकल जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स थे या जिन लोगों के स्टार्टअप्स थे, तो उन पर किस तरीके के असरात हुए? देखिए, पहले मैं क्लियर कर दूं, मैंने ये नहीं कहा कि जितने भी हमारे लोग हैं वो बाहर से आए। मैंने कहा कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं कि 5 लाख लोग यहाँ स्किल्ड, क्योंकि हमारे यहाँ स्किल्ड मैन फोर्स ज़्यादा नहीं है, तभी आज की डेट में स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है वो बहुत सारा काम कर रहा है। पर ये जो लोग हैं इनको वापस जाना पड़ा, तो एक तो ये असरात थे। दूसरे, जहाँ तक आप स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं,
एक जो हमारे चैम्बर्स वगैरह हैं उन्होंने एक एस्टिमेट दिया हुआ है कि पर डे जो हमारा ये लॉकडाउन चल रहा है उसमें 270 करोड़ का लॉस पर डे होता है। और ये लॉस उन्हीं पे मबनी है जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, ये सब लोग इकट्ठे जो ये काम करते हैं, इन पे जो ये असर पड़ा हुआ है, उस वजह से हर दिन 270 करोड़ का नुकसान हुआ है। एक बहुत बड़ा अमाउंट है फॉर अ स्मॉल सोसाइटी टू बेयर। तो उस लिहाज से आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना असर रहा है इस पैंडमिक का इन हालात पे। 270 करोड़ Per day। सही में एक छोटी सोसाइटी और जो अब अभी जस्ट उभर रही है उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। तो जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट पर इसका मतलब है कि इसका बहुत बुरा असर हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसी सिचुएशन में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ईडीआई का रोल क्या रहा इस दौरान में, इस पेंडेमिक के दौरान में? सबसे पहले मैं ईडीआई के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। हम आज पिछले 20 साल से एंटरप्रेन्योरशिप के अराउंड ही काम कर रहे हैं और आज तक पिछले 10 साल में वी हैव फैसिलिटेटेड क्रिएशन ऑफ मोर देन 15,000 एंटरप्राइजेस। तो एक तो ये बात है कि इन 15,000 एंटरप्रेन्योर्स को, एंटरप्राइजेस को सपोर्ट किया हुआ है, वो चाहे हैंड होल्डिंग के थ्रू हो या फाइनेंशियल हेल्प के थ्रू हो, ताकि ये अपने एंटरप्राइजेस खड़े कर पाए। तो वो तो हुआ ही है, पर जब ये पैंडमिक आया तो इसका इम्पैक्ट उन सब एंटरप्रेन्योर्स पे भी पड़ा। उनका एक जहन था कि हम काम कर ही रहे हैं, पर काम को अचानक रोक दिया गया है। वहाँ से भी थोड़ा सा पैसा बैंक से लिया है, थोड़ा सा पैसा कहीं और से लिया है, तो वो भी वापस करना है। तो उसकी वजह से एज आरबीआई राइटली केम आउट एट दैट टाइम और उन्होंने कहा कि मोरेटोरियम पीरियड को बढ़ाया जाए, इनसे ये इंटरेस्ट है, इन 6 महीनों में कोई पैसा किस्त वापस ना ली जाए, 6 महीने के बाद वील सी हाउ देल यू द मनी। तो ईडीआई ने भी सबसे पहले यही काम किया कि हमने कहा कि ठीक है, वील इंक्रीज आ मोरेटोरियम पीरियड बाय 6 मंथ्स। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हु आर सपोर्टेड बाय ईडीआई उनको वो सहूलियत तो पहले ही मिली। दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हमें उनको रीच आउट करना था, उनको समझाना था कि दिस इज़ अ टेम्परेरी फेज़, वी हैव टू स्टैंड थ्रू दिस और हम इंशाल्लाह आगे इसमें बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए वी डिड अ लॉट ऑफ वेबिनार्स जो हमने किए, अपने एंटरप्रेन्योर से कनेक्ट किए, वो चाहे एंटरप्रेन्योर्स हों, स्टार्टअप्स हों या बाकी इकोसिस्टम के जितने भी लोग हैं उनको कनेक्ट किया। बाहर से जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं इकॉनमी में, स्टार्टअप्स में, एंटरप्राइज क्रिएशन में, उनसे उनको कनेक्ट कराया ताकि उनको भी पता चले कि ये हालत पूरी दुनिया में इस वक्त छाई हुई है और बहुत जल्द मुझे यकीन है हम इससे बाहर आएंगे और एक बार फिर मईशत अपनी अंदाज में चलना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब ये कि सबसे पहले आपने 6 महीने का मॉरिटोरियम जो है वो दिया ताकि इन लोगों को कोई एक रेस्पाइट मिले। हाँ, एक रेस्पाइट मिले। दूसरा, एक मास लेवल पर आपने अवेयरनेस इसमें फैलाने की कोशिश की ताकि लोग जो हैं वो हिम्मत ना हारें, जिन्होंने स्टार्टअप्स शुरू किए हैं तो वो शुरू करते ही अचानक ऐसा मुश्किल दौर आ गया हो तो उसके लिए आपने ये किया। तो इस दौरान में जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स थे या जिन्होंने अभी स्टार्टअप्स शुरू किए हैं तो उनका क्या रवैया रहा, कि कैसे आप उनके बारे में देखते हैं? देखिए, एक बात जो मुझे खुशी देती है कि एटलीस्ट JNK में बहुत सारे स्टार्टअप्स, एंटरप्राइजेस से मिलता रहता हूँ, उनमें जो रेजिलियंस है ना वो बहुत ज़्यादा है कि वो उभरना जानते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग, ऐसे भी स्टार्टअप्स मैंने इस टाइम में देखे जिन्होंने कोलैबोरेशंस की और कुछ नया काम ऐसा किया जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल चले गए इवन इन द पैंडमिक की वजह से दे टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। तो उसको इस्तेमाल अपॉर्चुनिटी की तरह करके दे केम अप विद न्यू आइडियाज़। तो एंटरप्राइजेज़ में ही ये ताकत है कि वो एक हमें नई दिशा दे सकते हैं। हम आपसे कोई एक एग्जांपल इस फील्ड में जानना चाहेंगे। एग्जैक्टली इन श्रीनगर ओनली 2 हमारे स्टार्टअप्स हैं। एक का नाम है फास्ट बीटल, दूसरा का नाम है ई फ्रूट मंडी। सो जब ये पैंडमिक शुरू हुआ तो हमारे बहुत सारे जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं उनमें एप्पल्स पड़े हुए थे, दे कुड नॉट बी सोल्ड। तो जो ई फ्रूट मंडी है दैट डील्स इन द एग्रीटेक फील्ड, तो वो सेब वगैरह उनने वहाँ से निकाले। फास्ट बीटल एक लॉजिस्टिक स्टार्टअप है, तो बोथ ऑफ देम कंबाइंड। जो फास्ट बीटल है उन्होंने उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, पीपल जिनने फ़ोन पे या ऑनलाइन बुकिंग की हमें एप्पल चाहिए, दे हेल्प देम टू डिलीवर इट टू द होम स्टेप्स ऑफ द पीपल। तो उनने घर पहुँचाए उनके वो सेब वगैरह। हमारे दर्शकों के लिए अब हम आपसे ईडीआई की स्कीम्स के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे ताकि ऐसे दर्शक जो ऐसे
उभरते हुए युवा जो चाहते हैं कि हम नए कोई स्टार्टअप खोलें, तो उसके लिए ईडीआई किस तरीके से मदद करती है, कौन कौन सी स्कीमें हैं, आप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बिल्कुल प्लीज़ हमें दीजिए। आज की डेट में ईडीआई के पास जो स्कीम्स है, सबसे पहले तो सीड कैपिटल फंड स्कीम, ये जे.एंड.के बैंक के साथ मिलकर ही हम ये स्कीम चलाते हैं, जिसमें 65% एज अ बैंक लोन और 35% एज सीड मनी जो सरकार देती है ईडीआई के थ्रू, और ये 35% नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं करना पड़ता, बट डिपेंडिंग अपॉन द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये उनको दिया जाता है। जो दूसरी स्कीम है YSLS यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम, वो ऑफ बैंक मोड में ईडीआई ही देता है। तो उसमें भी इन दोनों स्कीम्स में ज़रूरत ये है कि ये 18 से 40 के बीच की इनकी उम्र हो और पहले कोई बिज़नेस ना किया हो या कुछ इनका ऐसा ना हो, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए। इसके अलावा एक और स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है वो है NMDFC, तो वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए, नेशनल माइनॉरिटीज़ की जहाँ तक बात है उनके लिए है। तो उसमें भी एट एन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% तो उनको ये लोन दिया जाता है, पर इट्स अ वेरी स्मॉल टोकन अमाउंट ऑफ मनी, 4 लाख से 6 लाख 10 लाख के आसपास ही इनको ये पैसा मतलब अगर कोई छोटा कारोबार शुरू करना चाहता वो हो तो इसके थ्रू करना चाहता है। इसमें फैमिली इनकम का भी एक हिस्सा रहता है कि वो किसी से कम होनी चाहिए, 1,03,000 से थोड़ी कम होनी चाहिए, तो देन दे कैन अवेल दिस फैसिलिटी। इसके अलावा स्टार्टअप की एक और जो पॉलिसी आई थी 2018 में, उसके अंडर भी मार्केटिंग और इस मार्केटिंग असिस्टेंस के लिए 10 से 12 लाख का जो है वन टाइम ग्रांट दिया जाता है उन स्टार्टअप्स को जहाँ पे थोड़ा सा कुछ इनोवेशन हो, जहाँ पे वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ है। तो बेसिकली यही 4-5 स्कीम्स हैं जो आज की डेट में ईडीआई चला रहा है। स्कीम्स के बारे में आपने हमें बताया, तो लोगों में इस वक्त काफ़ी कन्फ्यूजन भी है। अब हमें एक चीज़ बताइए कि जब किसी को आज की डेट में, जैसे इस पेंडेमिक के दौरान में कहीं अप्लाई करना है, तो क्या सहूलियतें JKEDI उनको दे रहा है, क्या दफ्तर खुले हैं और उस वहाँ किस तरीके से इनको अप्रोच करना है दफ्तर को? देखिए, जब पैंडमिक शुरू हुआ ऑफ कोर्स हमारा दफ्तर भी बंद ही रहा, जब प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि 21 दिन के लिए ऑफिस क्लोज रहेंगे, बट उसके बाद वी हैव स्टार्टेड आवर ऑपरेशंस, उसके बाद वी आर वर्किंग। बट ये था कि ट्रेनिंग्स हम अभी तक नहीं कर पा रहे थे, बट नाउ रिसेंटली पिछले 15-20 दिन में वी हैव स्टार्टेड ट्रेनिंग्स एज वेल। पर इसका ख्याल रखें कि हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल रखें। जहाँ पर हम बैच में 40 लोग लेते थे, आज 15 से 20 के आसपास ही उस बैच में हम ट्रेनिंग के लिए लेते हैं। बाकी जो हमारे ऑफिसेज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज़ हैं, हमारे जम्मू कैंपस है, श्रीनगर कैंपस है, दोनों सब कुछ खुला हुआ है, सब चल रहा है। पीपल कैन गो और वहाँ पे वो फॉर्म्स वगैरह जो हैं ट्रेनिंग के लिए ले सकते हैं, एंड देन इवेंचुअली इसका जो प्रोसेस एक है वो शुरू किया सकता है। आखिर में मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा कि स्पेसिफिकली हमारे JNK के लिए, जैसे जम्मू का रीजन है, कश्मीर का रीजन है, तो कुछ आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कोई ऐसे फील्ड जिनमें अभी काफ़ी स्कोप है, या कोई उभरते हुए फील्ड्स के बारे में? देखिए, JNK की जहाँ तक बात है, यहाँ कोई फील्ड अभी सैचुरेटेड नहीं है, तो किसी भी फील्ड में अगर कोई भी काम करना चाहे वो कर सकता है। मगर जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है यहाँ पे जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा है और उसको टैप करने की बहुत ज़्यादा हमारी ज़रूरत है, तो वो हमें करना पड़ेगा। वो चाहे फिर डेयरी, पोल्ट्री, उसके वैल्यू एडिशन करके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन चीज़ों का हो, या जम्मू में बहुत सारे आप मशरूम जो हैं फार्म्स देखते हैं, उनको थोड़ा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे जो एप्पल्स का कारोबार है उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, उसमें लॉजिस्टिक्स देखने की ज़रूरत है, उसमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम कैसे गैप कम करें बिटवीन द फार्मर एंड द कंज्यूमर। तो वो सब चीज़ें एक ह्यूज मार्केट है, जा सकते हैं। मतलब ये कि एग्रीकल्चर और इसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, इसमें काफ़ी स्कोप है और हमारे युवाओं को इसमें आगे आना चाहिए। और पेंडेमिक के दौरान में ख़ास तौर से नई अपॉर्चुनिटीज़ भी उभरी हुई हैं, तो उनका भी फ़ायदा उठाना चाहिए। एग्जैक्टली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने इतनी वैल्यूबल जानकारी हमें दी, और साथ में दर्शकों से भी मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे युवाओं से, कि जो इस समय ये सोच रहे हैं कि इस पेंडेमिक में
नई अपॉर्चुनिटीज़ या नहीं है या एम्प्लॉयमेंट सिर्फ नीचे जा रही है, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा लेने का वक्त भी यही है। और जैसे कि लोन साहब ने हमें बताया कि JKEDI पूरी तरह से लोगों की सेवा में खुला हुआ है, कभी भी जाकर वो वहाँ से फॉर्म ले सकते हैं, ये लोग ट्रेनिंग्स करवाते हैं और इनकी स्कीम्स का फ़ायदा लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।